वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है सभी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहले पढ़ लें क्वेश्चन को और आंसर दें। What is an innate response that the mind unconsciously uses to cope with a situation that causes anxiety or distress called? पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से फिर आंसर दें। एक सहज प्रतिक्रिया जो जाने अनजाने में, ठीक है, जो जाने अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डिफेंस मैकेनिज्म होगा, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। क्या होगा? डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि एक सहज प्रतिक्रिया जो जाने अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनता है, उसे रक्षात्मक प्रतिक्रिया अर्थात डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ये वे व्यवहार हैं जिनका उपयोग लोग अप्रिय घटनाओं, कार्यों या विचारों से खुद को अलग करने के लिए करते हैं ताकि चिंता और अस्वीकार्य के आवेगों की भावनाओं से बचाव किया जा सके और किसी भी स्वसीमा को बनाए रखा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। विच आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मल एडजस्टमेंट? गलत संयोजन की कौन सी विशेषताएं हैं? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। गलत संयोजन की कौन सी विशेषताएं हैं? आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, विड्रॉल, स्कूल रिजेक्शन, ड्रग एब्यूज, वापसी, स्कूल अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशा। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि गलत संयोजन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं: वापसी, स्कूल अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशा करना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें और फ्रेंड्स से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें जिससे पता चल सके कि तैयारी आपकी कैसी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और सभी देखिए पूछे गए क्वेश्चन है, 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेप कैन बी कंसीडर्ड एज द स्टेप ऑफ ब्लॉकिंग द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन? निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पहले पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ फूड हाइजीन, खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार करना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार करना है। चलिए आप एक्सप्लेन को देखते हैं कि खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार के चरण को संचरण के चैनल के अवरुद्ध करने का जो घरण माना जाता है, फिर चरण माना जाता है। यहाँ पे घरण नहीं, यहाँ पे अवरुद्ध करने का एक चरण माना जाता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए खाद्य स्वच्छता एक महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़े क्वेश्चन नंबर 4 को, आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है सभी और पूछे भी गए कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस हुपिंग कप? कुकुर खांसी। पर्ट्यूसिस कप या हुपिंग कप को ही कुकुर खांसी कहा जाता है। ठीक है, कुकुर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? ये किस माध्यम से फैलती है? बताएं फ्रेंड्स इसके संचरण का तरीका क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स ये ड्रॉपलेट, ठीक है, छोटी बूंद, ड्रॉपलेट। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ड्रॉपलेट।
यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि कुकुर खांसी के संचरण का जो तरीका है वो ड्रॉपलेट है, ठीक है, जो पर्ट्यूसिस है या फिर जिसे हम हुपिंग कफ कहते हैं, ठीक है, कुकुर खांसी, इसे काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कुकुर खांसी खांसने, छींकने और यहाँ तक कि बात करने से उत्पन्न श्वसन बूंदों से फैलता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति दूसरों के निकट संपर्क में रहते हुए बीमारी फैलाते हैं जब वो बैक्टीरिया सांस के द्वारा आपके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जो बैक्टीरिया हैं ये आपके मुंह के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा, ठीक है, जो उनके संपर्क में होते हैं, जो संपर्क में आते हैं जो लोग। कुकुर खांसी को काली खांसी भी कहा जाता है, ठीक है, कुकुर खांसी को ही काली खांसी के नाम से हम जानते हैं। ये जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है, जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ऐसा होता है, जो आरंभ में नाक और गले को प्रभावित करते हैं। जब शुरुआत होती है तो नाक और गले को प्रभावित करते हैं शुरुआती लक्षण जो होते हैं, बाद में फिर बहुत दिक्कत करते हैं ये, ठीक है, कुकुर खांसी, और बहुत ही खतरनाक होती है कुकुर खांसी। जिसको भी होगी वो जानता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स? खसरा का कारक जीव कौन सा है? खसरा का कारक जीव कौन सा है? विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स? खसरा का कारक जीव कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, सिंगल स्टैंडिक इन्वॉल्व्ड आरएनए वायरस विद फर्स्ट सेरोटाइप, यानी कि फर्स्ट सेरोटाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आच्छादित आरएनए वायरस। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि खसरा का कारक जीव फर्स्ट सीरोटाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आच्छादित आरएनए वायरस है, जिसे मीजल्स वायरस भी कहा जाता है। खसरा एक वायरस से होने वाली बीमारी है। जो खसरा है ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो तेजी से फैल सकती है, जो कि तेजी से फैल सकती है, और यह पैरामिक्सो वायरस परिवार के वायरस के द्वारा सीधे संपर्क में आने या संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से उसकी सांस की बूंदों के माध्यम से फैलती है, ठीक है। ये किस तरह से फैलती है? तो ये पैरामिक्सो वायरस परिवार का एक सदस्य है, ठीक है, जो कि वायरस के द्वारा सीधे संपर्क में आने या फिर संक्रमित व्यक्ति जो पहले से ही संक्रमित है खसरा से, उसके खांसने, छींकने या उनके द्वारा सांस के द्वारा जो उनकी बूंदें बाहर निकलती हैं, ठीक है, छींकने, खांसने या सांस के द्वारा जो उनके बूंदें बाहर निकलती हैं उसके माध्यम से फैल जाता है। इस बीमारी के लक्षण हैं मुंह के सफ़ेद धब्बे। इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? मुंह के सफ़ेद धब्बे, बुखार, खांसी और गले में खराश आदि का होना, ठीक है, ये सारे इसके लक्षण हैं। अगर ये लक्षण किसी को दिखें, किसी भी व्यक्ति में अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखें और उसे सलाह दें कि आप इसका सही से इलाज कराएं, आपको खसरा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। पहले आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है सभी और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन साइन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी? 6 रोग का मुख्य लक्षण या कारण क्या है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे बता भी सकते हैं और जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, कफिंग मोर, ठीक है, कफिंग मोर देन 3 वीक, 3 वीक से 3 सप्ताह से अधिक अगर आपको खांसी है तो क्या है, टीबी का रूप ले लेती है, ठीक है। 3 सप्ताह से अगर आपको अधिक खांसी आ रही है तो फिर मतलब टीबी बन सकती है। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 6 रोग के मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं: 3 सप्ताह से अधिक खांसी आना, छाती में दर्द होना और बलगम आना, सांस फूलना, भूख न लगना, थकान और पसीना आना रात में,
बिना कारण वजन में बहुत ज़्यादा कमी होना, लगातार बुखार का बना रहना, मांसपेशियों का नुकसान होना। ठीक है, ये सारे लक्षण हैं। अगर जब क्षय रोग किसी को टीबी हो जाएगी तो ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। हु इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन कलेक्टिंग द पेशेंट हिस्ट्री? रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? पढ़ें अच्छे से। हु इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा या डेटा इन कलेक्टिंग द पेशेंट हिस्ट्री? बताएं फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। देखिए कई बार ये पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे। ठीक है, अभी आपके पास समय है, आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी राइट होगा, पेशेंट हिमसेल्फ, खुद रोगी। ठीक है, रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत क्या है? रोगी खुद है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का जो प्राथमिक स्रोत रोगी खुद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। हाइपोक्सीमिया क्या है? व्हाट इज हाइपोक्सीमिया? ये क्या होता है फ्रेंड्स हाइपोक्सीमिया? बताएं क्या होगा राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। व्हाट इज हाइपोक्सीमिया, ये क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होना, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर में कमी होना, इसी को हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। ठीक है, रक्त में अगर ऑक्सीजन लेवल की कमी है, अगर ब्लड में आपके ऑक्सीजन की कमी है तो इसे हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। एक्सप्लेन देख लें यहाँ पे। हाइपोक्सीमिया रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को व्यक्त करता है। ठीक है, ये क्या है? निम्न स्तर को व्यक्त करता है कि मतलब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, या एक खतरनाक संकेत होता है, खतरनाक स्थिति है, या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं जैसे कि कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि के कारण हो सकती है। ठीक है, अगर आपको हाइपोक्सीमिया हुआ है, मतलब रक्त में आपके ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको ये फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होती हैं, जो कि इस कैंसर भी हो सकता है, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के कारण भी हो सकती हैं, क्योंकि खून पर्याप्त मात्रा में ऊतकों तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, सभी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीटेड हैं और पूछे गए क्वेश्चन है। फॉर असेसिंग द लंग साउंड ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन विच मेथड इज यूज्ड? शारीरिक परीक्षण के दौरान, यहाँ पे फ्रेंड्स डूरिंग है, ठीक है, यहाँ पे डूरिंग, यहाँ पे गुरिंग नहीं है। ठीक है, फॉर असेसिंग द लंग साउंड ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? डूरिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे डूरिंग होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। विच मेथड इज यूज्ड, शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज़ का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। फॉर असेसिंग द लंग साउंड ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन विच मेथड इज यूज्ड, बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑस्कल्टेशन, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑस्कल्टेशन। एक्सप्लेन को देख लें। यहाँ पे शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज़ का आकलन करने के लिए ऑस्कल्टेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन प्रणाली के माध्यम से हवा की गति से उत्पन्न विशिष्ट ध्वनियों को सुन सकते हैं आप, जिससे फेफड़ों की आवाज़ की वर्णक्रमी विशेषताओं को पहचाना जा सकता है। इनमें सामान्य सांस की आवाज़ और आकस्मिक आवाज़ें भी शामिल होती हैं, जो अचानक आवाज़ें आती हैं वो भी शामिल होती हैं। आकस्मिक मतलब क्या होते हैं? अचानक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दी। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दी। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, हाउ अ नर्स would identify whether it is filled with fluid or gas or solid?
पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा हुआ है? पेट की शारीरिक जब किसी व्यक्ति के पेट की शारीरिक जांच के दौरान यदि उसकी जांच हो गई है, उसके जांच के दौरान क्या होता है, किस तरह से परीक्षण किया जाएगा, किस तरह से उसे पहचान पाएगी एक नर्स है, वो कैसे पहचान करेगी कि पेट में तरल पदार्थ भरा है या फिर उसके पेट में गैस है या फिर ठोस कुछ कोई चीज़ भरी हुई है, कैसे पहचान होगा इसका? तो देखिए फ्रेंड्स, ये परक्यूशंस, ठीक है, यहाँ बाई परक्यूशंस, आघात से, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, आघात से। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि किस तरह से आप पहचान करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आप अगर एक्सप्लेन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन एक्सप्लेन पढ़ने से समझ में आ जाते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन को पढ़ लिया करें। पेट की शारीरिक जांच के दौरान नर्स आघात प्रक्रिया के द्वारा पेट में तरल पदार्थ या गैस ठोस भरा होने को पहचान करेगी या पहचानेगी। शारीरिक परीक्षण आमतौर पर एक संपूर्ण चिकित्सा इतिहास लेने के बाद होता है या पेट का परीक्षण करने के बाद होता है। पेट के परीक्षण को पारंपरिक रूप से 4 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला, रोगी का निरीक्षण, उनके पेट की दृश्य विशेषताएं, स्टेथोस्कोप से पेट का सुनना, रोगी के पेट का पल्पेशन करना, अंत में टैपिंग करना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, सभी पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज अ वीक डिफिकल्ट टू पल्पेट पल्स कॉल्ड? कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहा जाता है? बताएं फ्रेंड्स, व्हाट इज अ वीक डिफिकल्ट टू पल्पेट पल्स कॉल्ड? कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहा जाता है? पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रेड ही नहीं है, ये थ्रेड ही है, ठीक है, यहाँ पे थ्रेड ही है, यहाँ पे ग्रेड ही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे थ्रेड ही है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब एक्सप्लेन में देख लें थोड़ा सा कि कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को ग्रेडी नहीं, यहाँ पे थ्रेडी, ठीक है, थ्रेडी कहा जाता है। ब्रेडेड पल्स, कमजोर पल्स वह होती है, ब्रेडेड पल्स और कमजोर पल्स वह पल्स होती है, यहाँ पे था गलत, ठीक है। ब्रेडेड पल्स, कमजोर पल्स वह होती है जिसे महसूस करना मुश्किल होता है और ये थोड़े दबाव से आसानी से खत्म हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ भी चुके होंगे, कई बार पढ़ा होगा आपने, तो इसे आप आंसर दें कमेंट बॉक्स में आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑफ एबॉर्शन? सीक्वल ऑफ एबॉर्शन, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वल ऑफ एबॉर्शन? निम्नलिखित में से कौन गर्भपात का सीक्वल है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इनफर्टिलिटी, हेमोरेज या फिर यूट्रेन परफॉर्मेशन, सर्वाइकल इंजरी। तो यहाँ पे हेमोरेज होगा, रक्तस्राव, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि गर्भपात का सीक्वल है रक्तस्राव का होना। गर्भावस्था में खून बहना सामान्य हो सकता है, पर कई बार यह सामान्य ना होकर गर्भपात का शुरुआती लक्षण भी होता है। हार्मोन्स की कमी के कारण भी ऐसा होता है, जिसके कारण गर्भपात अपने आप हो जाता है, ठीक है। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तब भी गर्भपात हो जाता है, जो एबॉर्शन है तब भी हो जाता है, ठीक है, बच्चा मिस अबॉर्ट हो जाता है। और रक्त का मिगलन, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गलती हुई है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। और रक्त का श्रावण होने लगता है, यानी रक्त का सिक्रेशन होने लगता है। क्या होता है, कभी कभी अपने आप ही रक्त का श्रावण या सिक्रेशन होने लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्रेशन होगा। और जब रक्त स्राव 24 घंटे के अंदर 500 ml, अगर रक्त स्राव जो है ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, 24 घंटे के अंदर अगर 500 ml से अधिक रक्त का स्राव हो गया हो, अधिक मतलब ब्लड लॉस हो गया हो, तो उसे आप पोस्टपार्टम हेमोरेज अर्थात पीपीएच आप कह सकते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा मतलब रक्तस्राव का होना, अगर 500 ml से अधिक रक्तस्राव हो गया है तो वो फिर पीपीएच की श्रेणी में आ जाएगा। बहुत जब पोस्टपार्टम हेमोरेज, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें। What is the terminology used for condition where patient feels breathing difficulty when lying down? उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर कंडीशन वेयर पेशेंट फील ब्रीथिंग डिफिकल्टी व्हेन लाइंग डाउन? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे आर्थोपनिया कहा जाता है। जब किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, डिफिकल्टी होती है, जहाँ पर रोगी लेटते समय, जब वो मतलब लेट रहा हो, आराम करने की स्थिति में हो और फिर उसे सांस लेने में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही, तो इसे आर्थोपनिया कहा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, बहुत सी ऐसी कंडीशनें हुई होंगी आपके सामने, आप लोग अगर हॉस्पिटल वगैरह में जॉब करते होंगे तो सभी को मालूम हुआ होगा, यहाँ पे ऐसी घटनाएं भी घटी होंगी जहाँ पर पेशेंट अगर लेटता होगा या आराम के समय उसे सांस लेने में तकलीफ हुई होगी। ठीक है, तो इसे आर्थोपनिया कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि आर्थोपनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है और इस कंडीशन में व्यक्ति को सोते उठते बैठते समय सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें, सभी सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिसइंफेक्शन ऑफ अ रूम और बिल्डिंग आफ्टर इट हैज बीन वैकेटेड बाय अ पेशेंट हु हैड अ कंटाजियस डिसीज कॉल्ड एज? संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पहले पढ़ें, सभी सिंपल क्वेश्चन है और कई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ लें और आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया करें जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा फ्रेंड्स, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना टर्मिनल कीटाणु शोधन कहलाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए सल्फर या फार्मेलिन के सॉल्यूशन का धूमन किया जाता है या एक संक्रामक एजेंट को दूसरों तक पहुंचाने की संभावना से मुक्त करने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा फर्श की सफाई और पुनः उपयोग करने योग्य उपकरणों को और खाली कमरों को 24 घंटे के लिए कीटाणु शोधन किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, आप लोग अगर कोई भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति कभी जैसे ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं तो वहाँ पे ये विधि बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, केस जब होता है, केस होने के बाद ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, सल्फर या फार्मेलिन का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ताकि वहाँ पे जितने भी कीटाणु हैं उन्हें अच्छे से हम मार सकें और वहाँ की सफाई कर सकें। ठीक है, कीटाणु रहित करने के लिए सब किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहले आप अच्छे से इसे पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ें अच्छे से। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फेटस बिकम्स वायबल इज कॉल्ड? भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को क्या कहा जाता है? देखिए सभी को पता है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी को कोई भी व्यक्ति अगर प्रेगनेंसी को समाप्त करना चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो सभी को पता होगा। इम्प्लांटेशन तो होगा नहीं, ठीक है, ओल्यूशन भी नहीं होगा, लेबर भी नहीं होगा, ये क्या होगा, एबॉर्शन होगा, क्योंकि गर्भपात। क्या है? गर्भपात। मतलब टर्मिनेशन समाप्त करना, प्रेगनेंसी को समाप्त करना क्या होता है? एबॉर्शन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले, भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को गर्भपात कहा जाता है अर्थात एबॉर्शन कहा जाता है। इस अवस्था में या तो गर्भाशय से भ्रूण स्वतः निष्कासित हो जाता है या फिर कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप
गर्भावस्था की समाप्ति हो जाती है। किसी भी कारण भ्रूण के स्वतः समाप्त हो जाने को गर्भ विफलता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो या फिर और भी कोई क्वेश्चन करना हो या पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ऑनलाइन अगर क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमें इसी नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। और हमारी ऑनलाइन क्लास की जो फीस है अभी 2000 रुपये है, ठीक है। पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए 2000 रुपये फीस रखी गई है फ्रेंड्स। तो अभी आपके पास समय है, अभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अभी अगर आप ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो फ्रेंड्स अभी पूरा समय है आपके पास, ठीक है। पूरा कोर्स कंप्लीट किया मतलब करा दिया जाएगा और साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। जो आप पीडीएफ आपको पढ़ाई जाएगी वो पीडीएफ आपको दी जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर संपर्क करेंगे। और जो फ्रेंड्स हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो भी हमें इसी नंबर पर संपर्क करेंगे 8009031680। और जो व्यक्ति ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, अगर डायरेक्ट बात करना चाहता है, तो आप हमें इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।